हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एन आर न्यूज़ चैनल। आज का जो एक वीडियो है हमारा, जिस टॉपिक पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी की, और उसके बारे में है ये। तो आपका फिर से नेशनल सोलर मिशन और सेंट्रल स्कीम्स जो है सोलर स्कीम्स हैं, उसमें आपका स्वागत है। और उसी के सीरीज में ये मेरा आज का वीडियो है ये। और जो जो आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो उस स्कीम का नाम है स्कीम ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। और ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है, और जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएलआई स्कीम ऑन सोलर। सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो पीएलआई स्कीम लाई गई है, प्रोडक्शन इंसेंटिव लाई स्कीम जो लाई गई है, उसके ऊपर है ये। और इस टॉपिक को कवर करने से पहले जस्ट मैं आपको रिव्यू कर दूं कि इस सीरीज में मैंने बहुत सारे अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, सोलर स्कीम्स है, उसको मैंने कवर कर रखा है। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो नेशनल सोलर मिशन के ऊपर था। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो था मेरा नेशनल सोलर मिशन में जितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उसके ऊपर था। उसके बाद वीडियो थ्री से मेरा सोलर स्कीम स्पेसिफिक स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो थ्री से लेकर वीडियो फाइव तक मैंने सोलर पार्क स्कीम के ऊपर कवर किया था, और बहुत ये इंपॉर्टेंट स्कीम है और ऑन गोइंग स्कीम है ये। उसके बाद डिफेंस स्कीम, कैनाल बैंक कैनाल टॉप स्कीम, सीपीएसयू स्कीम फेज वन 1000 मेगावाट की स्कीम थी। उसके बाद सीपीएसयू स्कीम फेज टू जो भी ऑन गोइंग स्कीम है 12000 मेगावाट की, उस पर रूफ टॉप स्कीम फेज वन। उसके बाद रूफ टॉप स्कीम फेज टू जो कि ऑन गोइंग स्कीम है। इसके अलावा वीजीएफ स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, इसमें तीन स्कीम्स थे: 750 मेगावाट वीजीएफ स्कीम, 2000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम एंड 5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम। तीन स्कीम्स थे, उसके ऊपर मैंने कवर किया है। उसके बाद एक और स्कीम थी बंडलिंग स्कीम बाय एनटीपीसी। ये सब सारे स्कीम्स मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा इसके अलावा एक पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है। उसे मैंने दो पार्ट में इसको कवर किया है। इसमें तीन कंपोनेंट है बेसिकली: कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है उस पर मैंने एक बार कवर किया, और कंपोनेंट बी और सी को एक वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा एक और स्कीम है ट्रांसमिशन पे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज वन और फेज टू जब अभी जस्ट लॉन्च किया गया है। और इसका पूरा फुल्ली डिटेल नहीं है, जितनी डिटेल अवेलेबल है मैंने कोशिश की है कि उसको मैं ला सकूं इस वीडियो में। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पे भी मैंने कवर किया है। तो ये सब इतने सारे वीडियोस मैंने कवर कर लिए हैं, और इसके बाद जो आज का वीडियो है ये पीएलआई स्कीम ऑन सोलर, इस पर मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस स्कीम के पीछे जो इस कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है कि आखिर इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये जो स्कीम है 11 नवंबर 2020 को कैबिनेट ने अप्रूव किया था। कैबिनेट अप्रूव्ड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑन 10 की सेक्टर्स फॉर इन्हांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 10 की सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था कि 10 की सेक्टर हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में बढ़ाई जाए, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी हम लोग कर सकें। तो जो 10 की सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे, उस 10 की सेक्टर में एक सेक्टर सोलर पैनल्स का भी था। उसमें तो वन ऑफ द 10 सेक्टर इज हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जितने सारे की सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे उनको एक जो भी जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी, नोडल मिनिस्ट्री थी, उनको भी उसके साथ डिप्यूट किया था कि आप इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेम इसी सीरीज में जो सोलर से रिलेटेड था, इसमें एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी को डेजिग्नेट किया गया था, इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इस स्कीम में जो टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव किया गया था वो था 4500 करोड़, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी। दैट इज़ द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, जो है वो 4500 करोड़ इस स्कीम में अप्रूव किया गया था। अब हम बात करते हैं सोलर पीवी टारगेट की। तो ये टारगेट का मतलब आप यहाँ पे कि आखिर हम लोग सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्यों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बढ़ाना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो इसके पीछे कुछ डेटा दिया गया है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट डिसाइड किया है कि 1,75,000 मेगावाट 175 गीगावाट जो हम 2022 तक अचीव करेंगे रिन्यू एनर्जी का। और 450 गीगावाट मतलब 4,50,000 जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है हम 2030 तक हम अचीव करेंगे।
आखिर जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, सोलर, विंड, बायो, हाइड्रो, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो 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 कैपेसिटी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सोलर ही है। तो इसमें जो 450 गीगावाट की जो टारगेट 2030 तक है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें कितनी सोलर हो जाएंगी, मतलब उसमें सोलर के क्या कंपोनेंट है, तो उसी के सीरीज में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक ऑप्टिमम एनर्जी मिक्स रिपोर्ट निकाली थी। उसमें ये एंटिसिपेट उसने ये बोला था कि 450 गीगावाट में जो सोलर आ सकता है, 280 गीगावाट आ सकता है उसमें 2029-30 तक जितनी ज़रूरत पड़ेगी। 450 गीगावाट का टारगेट अगर हम लोग अचीव करते हैं तो उसमें से 280 गीगावाट आपका सोलर होगा। तो अगर हम 280 गीगावाट सोलर 2029-30 तक होना चाहिए, और आज की डेट में हमारी जो सोलर कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 47-48 गीगावाट के आसपास है। तो अगर 280 माइनस, अगर इतना माइनस करते हैं और ईयर से डिवाइड करते हैं तो अराउंड 25,000 मेगावाट हर साल हमें सोलर चाहिए 2030 तक का। तो सोलर की रिक्वायरमेंट हर साल ह्यूज होने जा रही है, काफ़ी बड़ी, बहुत ह्यूज कैपेसिटी है। और अगर हम अभी आज की डेट में हमारा इंस्टॉलेशन है, अगर इंस्टॉलेशन अभी हमारा 10,000 मेगावाट पर ईयर से कम ही है, 10,000 मेगावाट से कम है हमारा हर साल का इंस्टॉलेशन। इस केस में भी अगर हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं 80% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं सोलर पैनल। तो आप सोच सकते हैं कितनी मतलब डिपेंडेंसी है हम लोग सोलर पैनल की बाहर पर। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इंडिया में है बहुत ही कम है और हम उसको फुलफ़िल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो डिपेंडेंसी है और सोलर पैनल की, वो बाहर पे इंपोर्ट 80% चाइना से करते हैं। इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है हमारे पास बेसिकली 2500 मेगावाट के आसपास जो है सोलर सेल की है, और 10,000 मेगावाट आसपास सोलर मॉड्यूल्स की है। और ये जो स्कीम में लिखा गया, चूँकि स्कीम पहले लाई गई थी तो अब थोड़ी सी कैपेसिटी रिवाइज हो गई है। कैपेसिटी 2500 मेगावाट से बढ़कर 3,000 मेगावाट के आसपास अब क्लेम किया जा रहा है कि सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है 12,000 से 15,000 मेगावाट क्लेम किया जाता है ये। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में देखें तो सोलर पैनल बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। तो स्टेजेज हमारी जो है सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का एक स्टेज होता है, फिर पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर बनाने का स्टेज होता है, फिर वेफर से सेल, फिर सेल से मॉड्यूल। तो इंडिया में जो हम बता रहे हैं जो जो है केवल दो ही स्टेजेज हैं, वो केवल वेफर से सेल बनाने की कैपेसिटी है और सेल से मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है। उससे ऊपर वाली जो दो स्टेजेस है सिलिका से पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन से वेफर इनगॉट जो बनाने की जो कैपेसिटी इंडिया में वो है नहीं। तो हम इसमें भी लैगिंग कर रहे हैं, मतलब फुली इंटीग्रेटेड प्लांट नहीं है, एक तो ये है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कम है। और हमें हमारा जो टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है, ये काफ़ी ह्यूज टारगेट है। और हमें चूँकि एनर्जी ट्रांजिशन करना है, मतलब फॉसिल फ्यूल से हमें कन्वर्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल पर अगर हमें जाना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, तो खुद की डिपेंडेंसी अपनी होनी चाहिए, मतलब बाहर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बाहर पर डिपेंड करते हैं तो किसी भी रीजन से हम इस चीज़ को फुल्ली अचीव नहीं कर सकते हैं। डिपेंडेंस कुछ का अगर कुछ होता है तो हम मतलब डिपेंडेंसी है, जो भी रीजन आप बोल लीजिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 10 की सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया था, उसमें एक सोलर पैनल भी आइडेंटिफाई किया था कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्लस साथ साथ हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। अब स्कीम का बेसिकली एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने बता ही दिया कि एम तो ये है कि टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इन इंडिया एंड दस रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल में 80% इम्पोर्ट बाहर से अभी भी इसका जो है बाहर से ही होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें 5 आइडेंटिफाई किए गए हैं। टू बिल्ड अप सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, to bring cutting edge technology to India for manufacturing high efficiency modules, to promote setting of integrated plants for better quality control and competitiveness। हमारे यहाँ भी पूरा फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट नहीं है, केवल कुछ ही स्टेजेज हैं, फुल्ली सारे स्टेजेज नहीं है। टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर सोर्सिंग ऑफ लोकल मटेरियल्स इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो बहुत सारे चीज़ें को मतलब रिलेट होती हैं इससे। एक तो एक लोकल मटेरियल भी यहाँ से अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो लोकल मटेरियल भी सोर्स करना पड़ता है। इसलिए इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाता है, ये कि उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम का पार्ट एक ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी भी बढ़ती है, लोकल मटेरियल भी हम सोर्स करेंगे तो वो भी एक एडवांटेजेज है। तो ये सब इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव था ये।
कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं, अगर नॉट ओनली सोलर, अगर किसी भी सेक्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो ये पूरा इकोसिस्टम एक डेवलप होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, डिपेंडेंसी कम होती है, हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो स्कीम की हम अब स्कीम की बात करते हैं, तो स्कीम में जो है इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, मतलब इसकी स्कीम जो है इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या कंडीशन है, क्या फीचर्स है स्कीम की, तो इसमें ये बताया हुआ है कि कोई भी स्कीम आप देखिए कि उसमें बहुत 3-4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। मेजर कंपोनेंट में ये आता है कि सबसे पहले इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, उस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है, और इस स्कीम में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो CFA जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है, कैपिटल सब्सिडी दे रही है, वो कितना है, प्लस सब्सिडी जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो उसी के सीरीज में ये जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, इंटर से रैंकिंग ऑफ द बीडर्स एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट करने के लिए, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो PLI डिस्पर्स किया जाएगा, जो कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, मैक्सिमम सेल्स इन मेगावाट कवर्ड, आगे पूरा डिटेल में हम बताएंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, टेपरिंग ऑफ PLI, टेपरिंग वाला क्या है, डिस्पर्समेंट ऑफ PLI कैसे डिस्पर्स करेंगे, लोकल वैल्यू एडिशन क्या है, टाइमलाइन फॉर कमीशनिंग ऑफ सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, टाइमलाइन क्या है, क्या पेनल्टी प्रोविजन है, और क्या मॉनिटरिंग, इस स्कीम को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, और क्या कुछ डिफिकल्टीज आती है अगर स्कीम में, तो उस डिफिकल्टीज को कैसे दूर करेंगे। तो ये सब बेसिकली स्कीम्स का एक पार्ट है। अब इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कोई भी स्कीम है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिप्यूट किया जाता है, सो दैट कि उस स्कीम को फुल्ली जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस केस में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग IREDA बोलते हैं, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही आता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। तो IREDA जो है, IREDA इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर और इसमें अगर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है IREDA को, आप देखिए। सबसे पहले सेक्रेटरियल बनाएगा कि उसमें जो भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन पावर, जो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होगी, तो सेक्रेटरियल, मैनेजरियल एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सारा प्रोवाइड करेगा। इट इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, अप्रेजल ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये है कि टेंडर जो निकालेगा, टेंडर निकालने के बाद अप्लीकेशंस आएंगे, उसको एग्जामिन करेगा, फिर उसके बाद अप्रेजल करेगा। मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू MNRE आफ्टर असाइनिंग इंटर से रैंकिंग फॉर अप्रूवल ऑफ बेनिफिशरी। बेनिफिशरीज को अगर आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई करने के बाद MNRE को रिकमेंड करेगा, PLI को डिसबर्स करेगा, जो PLI का डिसबर्समेंट है उसको डिसबर्स करेगा। वेरिफिकेशन रिकॉन्सिलेशन ऑफ डिसबर्समेंट क्लेम्स, जो PLI डिसबर्स करेगा, चाहे जो इस स्कीम के हिसाब से जो कंडीशंस होनी चाहिए उन सब सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा वो। कंपाइलेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम थ्रू क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE को सबमिट करेगा। इसके लिए जो सारा प्रोसेस करेगा एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो उसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिया जाएगा। उसके लिए जो PLI क्लेम किया जाएगा उसका 1% जो है IREDA जो है उसको IREDA को दिया जाएगा। IREDA विल गेट 1% ऑफ द PLI अमाउंट डिसबर्स। मान लीजिए टोटल PLI इस स्कीम में आ जाती है 4500 करोड़ की स्कीम है, और हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 4500 करोड़ जो है PLI तीनों क्लेम, कोई भी कंपनी, 3-4 कंपनी जितनी भी सिलेक्ट होती हैं वो क्लेम कर लेती हैं, तो 4500 करोड़ का 1% जो है डेट इज़ द 45 करोड़। तो 45 करोड़ जो है 1% इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बनता है, लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर 4500 करोड़ पर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द 45 करोड़। तो 45 करोड़ IREDA का एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मिल जाएगा। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड ऑफिसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें कंडीशन एक और भी है, आगे देखेंगे कि जो सोलर पैनल है उसका एक मिनिमम एफिशिएंसी लेवल होना चाहिए। उस एफिशिएंसी लेवल को जो IREDA है उसको वेरीफाई करेगा, और उस वेरिफिकेशन के लिए जो नाइस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस, और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL, इनकी हेल्प ले सकता है ये।
तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि इरडा जो है इसके लिए टेंडर निकालेगा, टेंडर निकालने के बाद जो बेनिफिशियरी है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको सेलेक्ट करेगा, मिनिस्ट्री को रिकमेंड करेगा, फिर पीएलआई जो अमाउंट है उसको ईयरली बेसिस पे उसको डिसबर्स करेगा। फिर डिसबर्समेंट के बाद जो इस स्कीम में जो जो कंडीशंस दी गई है कि इतने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होना चाहिए या पैनल की एफिशिएंसी ये होनी चाहिए, उसको सारा सब कुछ वेरीफाई करेगा। अब बात करते हैं बेनिफिशियरी की। तो इसमें कंडीशंस दी गई कि सिलेक्शन, बेनिफिशियरी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो बेनिफिशियरी विल बी सिलेक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सबसे पहले इसके लिए बिडिंग्स निकाली जाएगी, टेंडर निकाला जाएगा, उस टेंडर्स में सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर में जो मैन्युफैक्चरर्स जो प्लांट लगाना चाहते हैं पीएलआई स्कीम में, उनका एक ट्रांसपेरेंट मैनर में सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। और उसमें 3 कंडीशंस दी गई है, बहुत एक इंपॉर्टेंट है, तीनों कंडीशंस को मीट करनी पड़ेगी आपको। एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशंस, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन हु प्रोपोजेस टू सेटअप ए फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उसमें एक एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैटेगरी ये है कि जितना आप ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब आगे देखेंगे, इसमें मार्किंग दिया हुआ है, नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है, कैसे हम नंबर्स असाइन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, जैसे कोई अगर सिलिका से लेकर के पूरा मॉड्यूल तक बनाता है प्लांट, दैट इज़ द फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई अगर वेफर से बनाता है मॉड्यूल तक, कोई एक सेल से मॉड्यूल तक बनाता है, तो सबसे ज़्यादा जो भी इंटीग्रेट करेगा, फुल इंटीग्रेटेड प्लांट लगाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के प्लांट लगाएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि इस स्कीम में बोला है कि मिनिमम जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट होगी। आप किसी भी स्टेज में लगाना चाहें, कोई भी आप इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहें, कोई भी स्टेज में लगाना, तो लेकिन उसमें जो भी आप लगाएंगे मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपका 1000 मेगावाट होना चाहिए। और आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर है। तो जो जितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बड़ा लगाएगा उसको उतना आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद मॉड्यूल, मिनिमम मॉड्यूल परफॉर्मेंस, तो मॉड्यूल जो आप प्रोड्यूस करेंगे, आप स्कीम देखेंगे हाई एफिशिएंसी नाम दिया गया है इसमें। तो मॉड्यूल के परफॉर्मेंस पर भी लिमिट की गई कि आपको इतना मिनिमम मॉड्यूल परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। वो क्या कंडीशन है कि मिनिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी ऑफ 19.5% विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स बेटर देन -0.3% पर डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी ऑफ 20% विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स इक्वल टू और बेटर देन -0.4% पर डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 कंडीशन दी गई है, मॉड्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की गई है। टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस का मतलब ये है कि एक बेस टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग टेम्परेचर जाते हैं, उस केस में पैनल की एफिशिएंसी कम होती है। वो जो पैनल की एफिशिएंसी कम होती है उसी का लिखा गया है कि आप जितना टेम्परेचर जाएगा उतनी पैनल की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो अगर वैल्यू कम है, मतलब -0.3 है, तो इसका मतलब पैनल एफिशिएंसी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बेटर देन -0.4। अब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस क्या क्या होते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने एक स्टेज 0 का नाम दिया हुआ है। स्टेज 0 का मतलब ये है कि अगर हम लोग सिलिका मतलब सैंड होता है, सिलिका से अगर हम लोग मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे स्टेज 0 दिया हुआ है। और मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका में क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है सिलिका, वो बढ़ जाता है इसमें। लेकिन ये बहुत ही एक हाई इंटेंसिव यूनिट होती है और बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो इसको कोई भी लगाना नहीं चाहता है ये। तो स्टेज 0 जो है बेसिकली सिंपल, आप सैंड से लेकर के मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका ग्रेड का बनाते हैं अगर आप लोग, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं स्टेज 0। तो और स्टेज 1 जो नाम दिया गया, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से पॉलीसिलिकॉन जो बना रहे हैं, दैट इज़ द स्टेज 1। तो इसमें इस स्कीम में ये बोला गया है कि आप मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका जो है आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो बाहर से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बाहर से इंपोर्ट करें, या अगर आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, डोमेस्टिक भी लगाते हैं, यहाँ से अगर पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 1। इसमें मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका पर कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, बाहर से आप इंपोर्ट करिए चाहे आप यहाँ बनाइए, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जो स्टेज नाम दिया गया, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से पॉलीसिलिकॉन अगर बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 1। स्टेज 2 दिया गया कि अगर पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर जो बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 2। स्टेज 3 वेफर से सोलर सेल बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 3। और स्टेज 4 जो है सोलर सेल से अगर हम मॉड्यूल बनाते हैं, बेसिकली बनाना क्या होता है इसमें, इसको असेंबली ही करते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला स्टेज है दैट इज़ द असेंबली।
और अभी एट प्रेजेंट इंडिया में स्टेज 3 और स्टेज 4 ही है, स्टेज 1 स्टेज 2 इंडिया में अभी है नहीं। तो आखिर इसी को प्रमोट करने के लिए, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाने के लिए ही स्कीम लाई गई है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े प्लस फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट भी लगे, सो दैट कि बाहर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली 4 स्टेजेज हैं इसमें। स्टेज 0 को इस स्कीम में नहीं बोला गया है, जो कि सिलिका से मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं, फिर वहाँ से स्टेजेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंटर से रैंकिंग क्या है, आप इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया कि इसकी स्कीम में जो है जो भी फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाएगा या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा लगाएगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए एक नंबरिंग सिस्टम दिया गया है कि बिडर्स हु फुलफिल द मिनिमम कंडीशन एज मेंशन्ड अबव विल बी शॉर्ट लिस्टेड सब्सिक्वेंटली। जो मतलब जो कंडीशंस दी गई कि मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपको 1000 मेगावाट होना चाहिए, पैनल की एफिशिएंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, प्लस आपको इतना इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर नंबर दिया जाएगा। तो नंबरिंग का प्रोसेस इसमें ये है कि फर्स्ट पैरामीटर इसमें दिया गया कि एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 लगाते हैं, मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाते हैं, मतलब मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से मॉड्यूल तक बनाते हैं, मतलब पॉलीसिलिकॉन से लेकर के आप लोग मॉड्यूल तक बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 1 टू स्टेज 4 आर फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। और थिन फिल्म में बेसिकली ये स्टेजेस नहीं आते हैं, तो उसमें बोला कि थिन फिल्म प्लांट और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट ऑफ एनी अदर टेक्नोलॉजी और भी लगाते हैं। इस केस में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जो एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मैक्सिमम मार्क्स जो रखा गया 50 मार्क्स रखा गया है। तो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगा रहे हैं उस केस में आपको 50 मिल जाएगा। स्टेज 2 से स्टेज 4 लगाएंगे, मतलब वेफर से लेकर के आप लोग आप अगर लगाते हैं मॉड्यूल तक, दैट इज द स्टेज 2 टू स्टेज 4, इस केस में आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। स्टेज 3 से स्टेज 4 मतलब सेल से लेकर मॉड्यूल तक आप लोग लगाते हैं, मतलब सेल वेफर से सेल बनाने का प्लांट प्लस सेल से मॉड्यूल बनाने का प्लांट, दैट इज द स्टेज 3 टू स्टेज 4, इस केस में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी जो टोटल मार्क्स रखा गया है, मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है, वो 50 मार्क्स रखा गया है। तो अब इसमें देखिए, अगर आप 4000 मेगावाट का 4000 मेगावाट और एबव का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, उस केस में आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और 3500 मेगावाट से बड़ा और 4000 मेगावाट के बीच में लगाते हैं तो आपको 45 मार्क्स मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि 500 मेगावाट अगर आप कम लगाते हैं तो आपका 5 मार्क्स कम होता जाता है। और इसमें मिनिमम जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दैट इज द 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट से अगर 1500 मेगावाट के बीच में लगाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 1500 मेगावाट से 2000 मेगावाट के बीच में लगाते हैं तो 25 मार्क्स मिलेगा। 2000 मेगावाट से 2500 मेगावाट के बीच में लगाते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। 2500 मेगावाट से 3000 मेगावाट के बीच में लगाते हैं 35 मार्क्स मिलेगा। 3000 से 3500 के बीच में लगाते हैं तो 40 मार्क्स। 3500 मेगावाट से 4000 मेगावाट के बीच में लगाते हैं तो 45 मार्क्स। 4000 मेगावाट एंड अबव लगाते हैं तो 50 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 50 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 4000 मेगावाट एंड अबव लगाते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 2 पैरामीटर हो गए, आप समझ गए। आपको जो पैनल की एफिशिएंसी तो उस पर कोई मार्किंग नहीं है, उस पर मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम कंडीशन है, आपको उतना मिनिमम कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको PLI मिलेगा। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए 2 ही मेजर क्राइटेरिया था आपका। एक तो ये है कि फुली इंटीग्रेटेड प्लांट जो है, एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक तो उस पर मार्क्स था। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे। इसमें जो भी मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। मान लीजिए इन केस कि अगर मैक्सिमम मार्क्स मतलब 5 कंपनियों को मिल गया, उसमें 3 कंपनियों को ही सिलेक्शन करना है, उस बेसिस पे मैक्सिमम मार्क्स मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, आपको एनुअल PLI कितना चाहिए या मैक्सिमम 5 साल में PLI कितना चाहिए, उसके बाद वो कंडीशन आ जाती है आपकी। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। द बिडर्स मैन्युफैक्चरर्स गेटिंग हायर मार्क्स विल गेट प्रेफरेंस इन एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द PLI स्कीम। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स, अगर मान लीजिए 5 ऐसे बिडर्स आगे जो सारे फुल इंटीग्रेटेड प्लांट भी लगाना चाहते हैं और 4000 मेगावाट की कैपेसिटी भी लगाना चाहते हैं, तो उस केस में पांचों बिडर्स को 100 मार्क्स मिल जाएगा। अब 100 मार्क्स मिल जाएगा तो सबको तो PLI मिलेगा नहीं, वो तो डिपेंड करता है, PLI की लिमिट है 4500 करोड़, तो उसमें उसको प्रेफरेंस दिया। उसके बाद सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, जो मिनिमम PLI कोट करेगा 5 साल में, फिर उसको उस पर उसको एलोकेट कर दिया जाएगा बकेट फिलिंग मेथड में। मिनिमम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उससे हायर, फिर उससे नेक्स्ट हायर, ये बकेट फिलिंग वाला प्रोसेस चलता है। ये बकेट फिलिंग मेथड से फिर एलोकेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर इन केस की अगर
अगर पीएलआई भी सेम कोट करते हैं तो पीएलआई सेम कोट करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ जो है इंटीग्रेशन जो प्लांट है उस पर कैटेगरी दी गई है। फिर हायर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है फिर इस कंडीशन पर दी गई है। बीडर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएलआई। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो बीडर कैन बी ए सिंगल कंपनी और ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम ऑफ मोर देन वन कंपनी। और सिंगल कंपनी हो सकती है या एक कंपनी से ज़्यादा मिल करके ज्वाइंट कंसोर्टियम भी बना सकते हैं। तो सिलेक्शन विल बी डन बाय द बकेट फिलिंग मेथड। बकेट फिलिंग मेथड आप समझिए होंगे, सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अगर हाईएस्ट मार्क्स के बाद फिर पीएलआई जो मिनिमम पीएलआई कोट करेगा फिर उसको उस बेसिस पर आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से बकेट फिलिंग मेथड किया जाएगा। द बीडर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इंटर्स ए पोजीशन विल गेट पीएलआई अमाउंट फॉर 5 years। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विच हैज अवेल्ड एनी बेनिफिट अंडर एमएनआरईज टेंडर्स फॉर द सोलर पीवी लिंक्स टू पीवी मैन्युफैक्चरिंग और शिप्स एम शिप्स प्रोग्राम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी विल नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर दिस स्कीम्स। बेसिकली ये बताया गया है कि एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला था। उस टेंडर में अगर कोई बिडर्स पार्टिसिपेट किया हुआ है या उसमें अवार्ड हो जाता है, या एम शिप्स माइटी की एक स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है। तो अगर माइटी स्कीम में भी अगर आप अगर पार्टिसिपेट किए हैं, अगर उसमें मिल रहा है तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप डबल डबल बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब वहाँ से भी आप बेनिफिट ले रहे हैं और यहाँ से भी बेनिफिट ले रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स यूनिट विच हैव इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स फॉर सेटिंग ऑफ द सोलर मॉड्यूल सेटिंग ऑफ अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन अंडर द पीएलआई स्कीम। इस पीएलआई स्कीम में बिड सबमिशन से पहले अगर आपने कोई बाहर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए अगर आपने इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर रखे हैं तो वो भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। वेटिंग लिस्ट, इसमें एक वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन रखा गया है। वेटिंग लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स वैलिड फॉर 6 months विल बी मेंटेन्ड इन केस ऑफ सब्सटेंशियल ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द बिड। अगर मान लीजिए बिडर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें जो बकेट फिलिंग मेथड से जो प्रोसेस है वो तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी बना जाएगा। इन केस जो बकेट फिलिंग मेथड से जो सेलेक्ट किया गया है, जो मैन्युफैक्चरर्स अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट से ले लिया जाएगा। या इन केस अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टोटल जो कैपिटल सब्सिडी है 4500 करोड़ का अगर और एलोकेट हो जाता है तो उस केस में वेटिंग लिस्ट से भी जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है? तो ग्रीन फील्ड बेसिकली उसको बोलते हैं जो नया सोलर पीवी प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाएगा, दैट इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। द ग्रीन फील्ड न्यू सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग विल बी एलिजिबल फॉर द पीएलआई। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ कॉमन हो जाती है, मतलब उस कैपेसिटी को इन्हांस करेगा। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी एलिजिबल होगा, लेकिन जो उसको पीएलआई मिलेगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के इक्वलेंट का 50% मिलेगा। इसमें अब दिया है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। पीएलआई रेट फॉर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स विल बी 50% ऑफ द रेट फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब इसमें बताया कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स और क्या है चीज़। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स विल रिफर टू ऑल सच न्यू सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप बाय द एग्जिस्टिंग सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर्स, एग्जिस्टिंग जिसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, विच शेयर सम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज with the pre-existing solar PV manufacturing capacity or addition of new manufacturing lines in the existing solar PV manufacturing capacity। मतलब ऑलरेडी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसी में आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, नई लाइंस लगाना चाहते हैं, तो डेट विल बी कंसिडर्ड अंडर द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में जो पीएलआई मिलेगा आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के पीएलआई का 50% मिलेगा। अब कैलकुलेशन कैसे किया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कैसे किया गया इसमें? तो पीएलआई टू मैन्युफैक्चरर्स, इसमें कुछ फार्मूला दिया गया है। फार्मूला किया है कि जो है सेल्स वॉल्यूम आप जितना सेल करेंगे वाट पीक में इनटू बेस पीएलआई रेट, आगे हम देखेंगे बेस पीएलआई रेट क्या है, रुपीज़ पर वाट पीक में दिया है। टेपरिंग फैक्टर आगे हम समझेंगे, इनटू लोकल वैल्यू एडिशन, जितना लोकल वैल्यू एडिशन होगा उतना आपको पीएलआई मिलेगा। Bidders will have to submit the quantum of total PLI required for the 5 years period post commissioning of the manufacturing unit। Bidder जो है अभी इसमें जो है 5 साल में कितना उसको PLI चाहिए आफ्टर कमिश्निंग, प्रोजेक्ट अगर फुली प्लांट अगर लग जाता है उसके बाद 5 साल तक आपको PLI वो आपको इसमें बताना पड़ेगा।
In case a selected manufacturer fails to meet the extent of integration or manufacturing capacity promised at the time of selection, he will not get any PLI till he overcomes this deficiency. ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इसमें जो कंडीशंस है कि जो आपने कोड कर दिया, अगर कि मान लीजिए आपने कोड किया हमें फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना है, तो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट आपको लगाना ही पड़ेगा। या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो आपने प्रॉमिस किया है कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर वो आप फुलफिल नहीं करते हैं, इसमें 5 साल का PLI रेट है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मान लीजिए अगर आपका डिले भी हो जाता है, मतलब उतना फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट नहीं लग पाता है या उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं लग पाती, जितना डिले होगा उतना डिले आपके PLI में से माइनस कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपका 6 मंथ का डिले हो गया और 5 साल के PLI है, तो आपको 4.5 ईयर्स की ही PLI मिलेगी। If the manufacturers achieve the promised level subsequently, he will eligible for PLI from the next date of next month following this month in which he achieved the promised level of integration and capacity. However, in such cases, the manufacturer will not be able to get PLI for full 5 years, since 5 years PLI is counted from the scheduled date of commissioning of the plant. आप समझ ही गए होंगे। इसमें जब अवार्ड किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत जिस बिडर्स को भी अवार्ड करने के बाद उस एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंदर आपको प्रोजेक्ट लगाना है, कमीशन करना है। अगर वो डिले होता है, जितना भी डिले होगा जो टोटल PLI पीरियड है उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। मतलब 5 साल के लिए आपने कोट किया और 6 महीने का डिले हो गया तो आपको 4.5 ईयर्स का ही मिलेगा PLI अमाउंट। 6 मंथ का जो आपका PLI अमाउंट बनता है वो आपको माइनस कर दिया जाएगा। इफ सेलेक्टेड मैन्युफैक्चर डू नॉट मीट द मिनिमम परफॉर्मेंस पैरामीटर देन ही विल नॉट गेट एनी। अगर मान लीजिए अवार्ड करने के बाद भी अगर मिनिमम क्राइटेरिया जो है इसमें अगर वो मीट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको PLI नहीं मिलेगा। मैक्सिमम सेल्स कवर्ड, आप कितना सेल्स कवर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी डेट कैन बी अवॉर्डेड टू 1 बिडर्स अंडर द PLI स्कीम इज 50% ऑफ द बिड कैपेसिटी और 2000 मेगावाट विच एवर इज लेस टू द एकोमोडेट एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स। इसमें ये एज्यूम किया गया है कि अगर मान लीजिए 4000 मेगावाट कोई बिडर्स है जो 4000 मेगावाट का फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहता है, उस केस में जो मैक्सिमम PLI मिलेगा 2000 मेगावाट का इक्विवेलेंट मिलेगा। मतलब 50% या 2000 मेगावाट जो भी जो कम होगा उसको वो मिलेगा। और इसका रीज़न ये दिया गया है कि इसमें कम से कम जो PLI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने जो कैलकुलेट किया होगा, तो उसका उन्होंने ये कैलकुलेट की जो भी PLI क्लेम किया जाएगा उन्होंने एक एस्टिमेट लिया होगा, उस बेसिस पर इन्होंने ये बोला कि कम से कम 3 मैन्युफैक्चरर्स एकोमोडेट हो सके, मतलब जो प्लांट लगे कम से कम 3 मैन्युफैक्चरर्स इसमें आ सकें, फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगा सकें। तो इसलिए ऐसा कंडीशन दिया गया है कि 2000 मेगावाट के इक्विवेलेंट ही आप PLI कोट करेंगे। PLI will be given on actual production and sales of high efficiency models by the selected unit। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो PLI कोट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया तो उस बेसिस पर आपको PLI मिल जाएगा, नहीं, आप एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे और एक्चुअल प्रोडक्शन का आप डेटा प्रोड्यूस करेंगे, उस बेसिस पे ही आपको PLI मिलेगा। In case annual sales of unit is more than the capacity awarded to PLI, PLI will be limited to the sales equal to the capacity awarded under the PLI scheme। और ऐसा नहीं है कि आपको PLI आपने उससे ज़्यादा सेल कर दिया, जो आप जो PLI स्कीम के अंतर्गत जितना कैपेसिटी आपको अवार्ड किया गया है उसके इक्विवेलेंट से ज़्यादा आपने सेल कर दिया तो आपको उससे ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, वो आपकी लिमिट हो जाएगी। जो PLI स्कीम के अंतर्गत जितनी आपको जितना अवार्ड किया गया है PLI के लिए और कैपेसिटी के इक्विवेलेंट, उस पर वो लिमिट हो जाएगी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसमें बताया गया कि बेस PLI रेट जो बोला गया था कि बेस PLI रेट कैसे कैलकुलेट किया गया इसमें, तो बेस PLI रेट विल बी डिटरमिन्ड रुपीज पर वाट पीक एज पर द परफॉर्मेंस टेबल। तो इसमें दो क्राइटेरिया दिया गया है, एक तो मॉड्यूल एफिशिएंसी लिया गया है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट लिया गया है। तो मॉड्यूल एफिशिएंसी और टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें मॉड्यूल एफिशिएंसी जो मिनिमम ली गई है 19.5% जो बताया गया है कि इस स्कीम का बेसिक कंडीशन यही है कि मिनिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी आपके 19.5 होना चाहिए। और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बात की गई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी जो है मिनिमम जो होना चाहिए -0.4 होना चाहिए या उससे बेटर होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप समझिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक बेस टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर ले जाएंगे तो आप जो पैनल की एफिशिएंसी होती है वो डाउन होती है। और ये पर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो आपके पैनल की एफिशिएंसी कितनी डाउन हो जाएगी। तो अगर इसमें दिया गया कि -0.4, मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो 0.4% एफिशिएंसी और डाउन हो जाएगी एक बेस टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो
ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो मतलब जितनी वैल्यू आपकी कम होगी, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट उतना ही बेटर होगा और पैनल एफिशिएंसी उतनी ही बेटर होगी। अगर मान मान लीजिए -0.4 है, अगर -0.5, तो -0.5 जो है ये पैनल एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, मतलब ये कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर -0.3 जो है, -0.4 से बेटर है ये, मतलब ये कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपकी पैनल की एफिशिएंसी 0.3% ही कम होगी, और 1% बढ़ता है तो आपकी पैनल की एफिशिएंसी 0.4% कम हो जाएगी, 1% बढ़ता है तो आपकी पैनल की एफिशिएंसी 0.5% कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ऊपर जा रही है माइनस टर्म्स में, वो वर्स्ट कंडीशन है। इसमें दो पैरामीटर दिया हुआ है, एक तो मॉड्यूल एफिशिएंसी जो है मिनिमम आपकी 19.5% होना चाहिए, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होना चाहिए आपका बेटर देन -0.4 होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.4 से वर्स है तो उस केस में आपको कोई भी पीएलआई अमाउंट, बेस पीएलआई रेट, कोई भी पीएलआई अमाउंट नहीं मिलेगा। और इसमें -0.4 से -0.3 के बीच में, तो उसमें एक कंडीशंस दी गई है कैसे मिलेगा, और बेटर देन -0.3 तो वो भी दिया गया। तो आप एक केस लेते हैं कि अगर 19.5% से एफिशिएंसी ज़्यादा है और 20% के बीच में, आप देख सकते हैं जो WXYZ जो लिखा हुआ है वर्टिकल में, जो कॉलम में लिखा गया है, तो W ये है कि अगर पैनल एफिशिएंसी 19.5 से 20 के बीच में है, X है 20 से 21.5 के बीच में है, Y जो है 21.5 से 23 के बीच में, और Z जो है 23% से ज़्यादा है। इसी तरीके से इसमें दो कैटेगरी दी गई है, A और B। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.4 से -0.3 के बीच में, और बी में जो है बेटर देन -0.3 है, तो एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आपके पैनल की एफिशिएंसी 20% से ज़्यादा 21.5% के बीच में है, मतलब एक्स में है, और आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.4 से -0.3 के बीच में तो उस केस में जो बेस पीएलआई रेट बनेगा डेट इज द 2.5 पर वाट पीक बनेगा। अगर इसी में जाते हैं, अगर -0.4 से -0.3 के बीच में और पैनल की एफिशिएंसी 21.5% से 23% के बीच में, तो उस केस में जो बेस पीएलआई रेट बनेगा दैट इज द 3 रुपीज़ पर वाट पीक बनेगा ये। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिया गया है, बेस पीएलआई रेट। टेपरिंग ऑफ पीएलआई ये बेसिकली क्या है, तो टेपरिंग ऑफ पीएलआई क्या है, पहले आप इसको समझ लेते हैं। पीएलआई रेट विल बी हायर इन द बिगनिंग एंड लोअर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5 ईयर पीरियड। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से बेनिफिट दिया है मैन्युफैक्चरर्स को, सो दैट कि मैक्सिमम जो पीएलआई है इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। एक्चुअली टोटल पीएलआई रेट फिक्स है, 5 साल में कोई अगर कोट करता है कि 2000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट कैसे है, तो फर्स्ट ईयर में क्या करेगा कि उसका 1.4 टाइम्स जो है पीएलआई रेट जो है, मतलब 5000 करोड़, उसका ईयर वाइज कितना निकल गया, मान लीजिए तो 1000 करोड़ निकल गया, तो 1000 करोड़ का 1.4, मतलब एक साल में मान लीजिए कि 1000, टोटल पीएलआई रेट 5 साल के लिए 5000 करोड़ है, एक साल का 1000 करोड़ हो गया। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको कितना देगा, 1000 इंटू 1.4, मतलब आपको 1400 करोड़ जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 1200 करोड़ जाएगा। थर्ड ईयर में आपको 1000 करोड़ जाएगा। फोर्थ ईयर में अब देखिए 1 करोड़ इंटू 0.8, तो मतलब आपको 800 करोड़ जाएगा, और फिफ्थ ईयर में आपको 600 करोड़ जाएगा। मतलब टोटल 5 साल का पीएलआई रेट फिक्स है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीएलआई जाएगा, मतलब ज़्यादा डिसबर्समेंट होगा आपको। सेकेंड ईयर में उससे कम होगा, थर्ड ईयर में आपको बेस मिलेगा, और फोर्थ ईयर में आपको 0.8। इसको टेपरिंग मेथड बोला गया है कि इनिशियल ईयर में टोटल पीएलआई में आपको ज़्यादा दे सकें। लोकल वैल्यू एडिशन, इसमें एक फार्मूला में कंपोनेंट ये भी दिया गया, लोकल वैल्यू, जितना आप लोकल वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही आपको पीएलआई रेट ज़्यादा मिलेगा। तो वो बेसिकली है क्या चीज़, मैन्युफैक्चरर्स विल बी इनकरेज टू सोर्स देयर मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। द पीएलआई अमाउंट विल बी इंक्रीज विद द इंक्रीज लोकल वैल्यू एडिशन, जितना आप लोकल वैल्यू एडिशन करेंगे पीएलआई अमाउंट उतना ही इंक्रीज करेगा। द परसेंटेज ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए बाहर से आप टोटल पैनल का जो सेल कर रहे हैं, आप इसमें टैक्सेस को माइनस किया गया है। सेल्स वैल्यू ऑफ मॉड्यूल एज पर द जीएसटी इनवाइस एक्सक्लूडिंग नेट डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस minus value of direct and indirect import materials and services including all customs duty divided by sales value of module as per the GST invoice excluding net domestic indirect taxes into 100%। मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई मॉड्यूल है, टोटल मॉड्यूल आपने 10 रुपये का सेल किया, 10 रुपीज़ का सेल किया, और इस मॉड्यूल को बनाने में जो आपने बाहर से कोई भी मटेरियल इंपोर्ट किया है या सर्विसेज हायर किए, तो मान लीजिए आपने बाहर से इंपोर्ट किया, ये विदाउट टैक्सेस है, 2 रुपये का आपने बाहर से इंपोर्ट किया, टोटल इंक्लूडिंग सर्विसेज, तो 10 - 2 डिवाइडेड बाई 10,
डेट इज़ द 80%। आपका जो इसमें जो लोकल वैल्यू एडिशन हो गया 80% हो गया। दूसरा मान लीजिए आपने टोटल अगर पैनल आपने 10 रुपये का सेल किया और बाहर से आपने इंपोर्ट किया 5 रुपये का मटेरियल प्लस सर्विसेज जो भी है, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई 10 डेट इज़ द 50%। तो लोकल वैल्यू एडिशन आपका 50% हो जाएगा। तो आप जितना बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे आपको लोकल वैल्यू एडिशन उतना कम होता जाएगा। डिसबर्समेंट ऑफ पीएलआई, पीएलआई के डिसबर्समेंट कैसे है वो बताया गया है कि पीएलआई डिसबर्समेंट ऑन एनुअल बेसिस फॉर 5 years फ्रॉम द कमीशनिंग और 5 years फ्रॉम द शेड्यूल कमीशनिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। जो भी पीएलआई का डिसबर्समेंट है ईयरली बेसिस पे किया जाएगा, 5 साल तक किया जाएगा। इन केस ऑफ डिलेड कमीशनिंग द पीएलआई पीरियड विल बी रिड्यूस फ्रॉम 5 years फ्रॉम द क्वांटम ऑफ सच डिले इन द कमीशनिंग। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मान लीजिए आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में डिले हो जाता है, और जितना डिले होगा जो टोटल पीरियड है उसमें से माइनस हो जाएगा आपका। A team will verify promised extent of integration, manufacturing capacity, efficiency and temperature coefficient of the modules। ये मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें बोला गया है कि आप अगर जो भी आपने कोड किया है, पीएलआई रोड कोड किया है और आपने जिस बेसिस पर आपको अवार्ड किया गया है कि इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगेगा, इतना इंटीग्रेशन होगा प्लांट का, फुल इंटीग्रेटेड है या पार्शियल इंटीग्रेटेड है, या इतने एफिशिएंसी का मॉड्यूल होना चाहिए, ये सारा वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पीएलआई डिस्पर्स किया जाएगा। टीम विल वेरीफाई। The manufacturers will submit a self-declaration and statutory auditors or charters or cost accountant certificate in support of claim of PLI. The manufacturers will be required to provide documents in support of PLI claim for a particular year based on the sales of module, percentage of local value addition, PLI rate as the position and performance metric। ये सारी चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरर्स को बताना पड़ेगा। अब टाइमलाइन क्या है, अगर जो भी अगर अवार्ड हो जाता है या कुछ भी अगर हो जाता है उस केस में टाइमलाइन किया गया है। तो जो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना, अगर स्टेज 1 से स्टेज 4 लगाना है उस केस में 3 साल का टाइमलाइन दिया गया। अगर सैंक्शन कर दिया जाता है या एलओआई प्लेस कर दिया जाता है, एलओआई प्लेस करने के बाद आपको 3 साल के अंदर, उस डेट से 3 साल के अंदर प्लांट को पूरा लगाना है। स्टेज 2 टू स्टेज 4 उसमें इस केस में 2 साल का टाइम दिया गया है, और स्टेज 3 से स्टेज 4 आपको 1.5 ईयर्स का टाइम दिया गया है। मैं यहीं पे बता रहा था, आप इसी को समझिए। 3 साल में प्लांट को लगाना है मान लीजिए, और 5 इसके जब फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट अगर जिस दिन कमीशन हो जाता है फिर वहाँ से पीएलआई स्टार्ट हो जाएगा, आपका पीरियड्स स्टार्ट हो जाएगा 5 साल के लिए। अगर ये 3 साल में ना लग करके आपको 4 साल में लगता है तो जो आपका पीएलआई के पीरियड है 5 साल का जो पीरियड है उसमें से 1 साल माइनस हो जाएगा, मतलब 4 साल ही आपको पीएलआई मिलेगा। पेनल्टी क्लॉज, पेनल्टी क्लॉज का क्या इसमें कंडीशन है? इन केस ऑफ डिले इन मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम मॉड्यूल परफॉर्मेंस विल नॉट गेट एनी पीएलआई टिल ही ओवरकम्स द डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए अगर जो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो उसने कमिट किया है, जो टेंडर्स के थ्रू उसको अवार्ड मिला है, अगर वो कैपेसिटी नहीं है और जब तक वो फुल कैपेसिटी नहीं लगाएगा तब तक उसको पीएलआई नहीं मिलेगा। या अगर मॉड्यूल का परफॉर्मेंस जो इसमें दिया गया मिनिमम के 19.5% होना चाहिए, या टेम्परेचर कोफिशिएंट उस चीज़ को अगर मीट नहीं कर रहा है तब तक उसको पीएलआई नहीं मिलेगा। मतलब जो प्लांट से जो आउटपुट निकलेगा जो मॉड्यूल का, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी पीएलआई मिलेगा। इफ फेल्स टू इम्प्लीमेंट द प्रॉमिस्ड एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद इन शेड्यूल कमीशनिंग डेट बैंक गारंटी विल बी फॉरफिटेड। ये तो एक पेनल्टी क्लॉज है बेसिकली, कि अगर आप नहीं करेंगे तो जो आप टेंडर के समय जो आपने बैंक गारंटी सबमिट की है वो आपको फॉरफिट कर लिया जाएगा। इन केस ऑफ एक्चुअल पीएलआई क्लेम्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ पीएलआई कोटेड for the particular year by 25% or more, then the PLI to be disbursed for that particular year will be limited to 95% the PLI amount for that particular। जो भी आप अगर कम क्लेम करते हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी, आपकी 95% तक लिमिट हो जाएगी। मॉनिटरिंग एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, इस स्कीम, कोई भी स्कीम का एक प्रोविजन, एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है कि अगर कुछ इसकी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहा है, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया कि द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विल मॉनिटर द पीएलआई स्कीम, undertake periodic review, ensure uniformity of all PLI schemes and take appropriate actions to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay। जो भी expenditure है 4500 करोड़ की जो लिमिट है, सब कुछ उसके विद इन लिमिट ही होना चाहिए। Any changes required in the scheme guidelines without changing the modalities which require placing before EGOs will be done with the approval of minister। कुछ भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप मिनिस्टर के अप्रूवल से चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्कीम की बात हो गई। इस स्कीम के बाद इरेडा जो है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसने बिड निकाली थी
और बिड बिड जो निकाली उस बिड के क्या पैरामीटर थे और क्या कंक्लूजन रहा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो RFS इशू किया गया था 25 मई 2021 को इशू किया गया था। फिर इस RFS के हिसाब से जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट थी, बेसिकली बिड सबमिशन की लास्ट डेट तो बहुत पहले थी, कई बार इसको एक्सटेंड किया गया। जो जो फाइनल एक्सटेंशन जो एक्सटेंडेड डेट थी बिड सबमिशन जो इसमें हुआ है, डेट इज़ द 15 सितंबर 2021। उसके बाद जो फाइनेंशियल जो बिड ओपनिंग डेट थी 25 अक्टूबर 2021। इसका मतलब ये है कि उसी दिन जो फाइनेंशियल बिड हुआ तो तभी एक तरह टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही फाइनेंशियल बिड्स ओपन होती है। फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद एक तरह से डिक्लेयर हो जाता है कि कौन बिडर्स सेलेक्ट हुए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सक्सेसफुल बिडर 25 अक्टूबर 2021, जो कि फाइनेंशियल बिड से ही रिलेटेड है। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी जो टेंडर निकाला गया था। एक तो स्कीम की तो कंडीशन होती ही है कि आप इस स्कीम को क्राइटेरिया उसको मीट तो करना ही है। उसके अलावा कुछ टेंडर के भी कुछ अपने कंडीशंस होते हैं कि बीडर्स की नेटवर्थ, जो बीडर जो इसमें बिडिंग कर रहे हैं उसमें उसकी नेटवर्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अगर सेल प्लस मॉड्यूल अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रहा है तो उस केस में 85 करोड़ पर मेगावाट है। और उसके बाद जो है अगर एवार्ड प्लेस करने के बाद LOI प्लेस करने के बाद आपको 235 करोड़ पर गीगावाट आपको दिखाना पड़ेगा। इन गॉड वेफर प्लस सेल प्लस मॉड्यूल जो स्टेज 2 से स्टेज 4 अगर आप लगाना चाहते हैं उस केस में जो है आपको जो नेटवर्थ होना चाहिए 140 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड। उसके बाद अगर अवार्ड प्लेस कर दिया तो उसको 385 करोड़ पर मेगावाट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहते हैं, पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल तक लगाना चाहते हैं, तो उस केस में एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड 220 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए, मतलब 220 करोड़ पर 1000 मेगावाट। और अगर अवार्ड प्लेस कर दिया जाता है उस केस में आपको 90 डेज के अंदर 605 करोड़ पर गीगावाट आपको होना चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें तो एक परफॉर्मेंस अवार्ड करने के बाद परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है वो आपको क्लेम कर लिया जाता है। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इसमें कितना दिया गया, तो इसमें जो सेल प्लस मॉड्यूल के लिए 45,000 पर मेगावाट है। इनगॉट वेफर सेल प्लस मॉड्यूल मतलब स्टेज 2 से स्टेज 4 तक करने के लिए 70,000 पर मेगावाट है। अब फुली इंटीग्रेटेड प्लांट चारों स्टेजेस लगाना चाहते हैं तो उस केस में 1,10,000 1.1 लाख पर मेगावाट है। इसमें पेनाल्टी क्लॉज का भी प्रोविजन है। पेनाल्टी क्या हो सकती है, जितना भी आप डिले करेंगे, मतलब जो इसमें जो पीरियड दिया गया है ना सेल प्लस मॉड्यूल, इसमें एक्चुअली 1.5 ईयर्स का टाइम दिया गया है। और 1.5 ईयर्स LOI प्लेस करने के बाद अगर जितना डिले होता है तो डिले आपका 250 रुपीज़ पर मेगावाट पर पीक पर डे। इनगॉट वेफर का अगर केवल और इनगॉट वेफर का मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका डिले हो रहा है तो उस केस में 139 रुपीज़ पर मेगावाट पर पीक है। और पॉलीसिलिकॉन में अगर डिले होता है, केवल पॉलीसिलिकॉन मतलब मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन का जो स्टेजेज है उसमें अगर डिले होता है तो डेट इज़ द 222 रुपीज़ पर मेगावाट पर डे। ये बेसिकली ये क्यों दिया हुआ है आप देखिए इसमें कि हर स्टेजेज अलग होता है। जो पॉलीसिलिकॉन के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा एक डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद जो पॉलीसिलिकॉन से जो हम लोग इनगॉट और वेफर बनाते हैं वो एक स्टेज डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद वेफर से हम सेल बनाते हैं और मॉड्यूल बनाते हैं, तो सेल और मॉड्यूल तो ठीक है, तो उस केस में डिफरेंट, इसलिए तीनों स्टेजेस का अलग दिया गया। मान लीजिए कोई फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहता है तो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट में सेल प्लस मॉड्यूल तो बहुत पहले ही आ जाएंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम आपका पॉलीसिलिकॉन में लगता है, तो इसलिए उसने 3 साल का दिया हुआ है, तो इसलिए तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग पेनाल्टी क्लॉज रखा हुआ है। क्लेम्ड PLI, मैन्युफैक्चरर्स विल क्लेम PLI फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। जो भी आपको क्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हर साल मुझे कितना PLI चाहिए, मतलब टोटल 5 साल का PLI कितना चाहिए। और जो टेपरिंग मेथड है उस मेथड से आपको हर साल डिसबर्स किया जाएगा PLI। अब बिड्स इसमें फाइनली कंक्लूड भी हो चुका है, तो बिड्स की डिटेल इसमें बता सकते हैं कि कैसे हैं। आप देख सकते हैं कि आप स्कीम से को रिलेट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें जिंदल ने भी कोट किया था, और इसमें जो दोबारा ये लिस्ट जो है इरेडा की वेबसाइट से रिवाइज लिस्ट मैंने निकाली है, इसमें लग रहा है कि जिंदल ने विड्रॉ कर लिया होगा, इसलिए फिर जिंदल का नाम नहीं दिया गया है। अदरवाइज जिंदल सबसे जो मिनिमम जो कोट किया था जिंदल ने किया था, और जिंदल ने लग रहा है विड्रॉ कर लिया है। तो अब हम देखते हैं शिरडी साई। आप देखिए इसमें दिया हुआ है, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्क्स फॉर एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब 50 मार्क्स दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 50 था तो 50 मार्क्स मिला है, तो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट मतलब पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल। मार्क्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन मेगावाट, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मतलब 4,000 मेगावाट पे आपका था, 4,000 मेगावाट एंड अबव पर आपको 50 मार्क्स था। इसका मतलब कि 4,000 मेगावाट का
प्लांट लगाना चाहता है। अब देखिए, तो टोटल मार्क्स जो है सीडी साई इलेक्ट्रिकल्स को 100 मार्क्स मिले हैं। बीडर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मेगावाट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4000 मेगावाट है। अब इसमें बोला गया है कि जो पीएलआई जो डिस्पर्स किया जाएगा, आपको जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका 50% दिया जाएगा, या 2000 मेगावाट जो कम होगा उसमें, तो 2000 मेगावाट के इक्विवेलेंट आपको जो है पीएलआई दिया जाएगा। और इसने जो 5 साल के लिए जो पीएलआई कोट किया, आप 1875 करोड़ कोट किया है। पहले साल में 525 करोड़ चाहिए, दूसरे साल में 450 करोड़ चाहिए, तीसरे साल में 375 करोड़ चाहिए, फोर्थ ईयर में 300 करोड़ चाहिए, और पाँचवें साल में 225। टेपरिंग मेथड है, टेपरिंग मेथड से उसने क्लेम किया है। तो टोटल शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स को 1875 करोड़ चाहिए 5 साल में पीएलआई। तो आप देखिए इसमें इस कंडीशन में क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स शिरडी साई को मिल गया है, और उसके बाद अब बकेट फिलिंग मेथड से जो पीएलआई जो कोट किया हुआ है उस मेथड से, तो मिनिमम इसमें कितना आ गया, शिरडी साई को 1875 करोड़ आ गया। सेम ऐसे रिलायंस न्यू एनर्जी की बात करते हैं, तो रिलायंस न्यू एनर्जी ने भी 4000 मेगावाट का प्लांट लगाना है और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना है, तो इसको भी 100 मार्क्स मिल गए, ये भी क्वालिफाई कर गया। अब इसमें इसने पीएलआई कितना कोट किया, 1917 करोड़ कोट किया, तो बकेट फिलिंग से सबसे पहले शिरडी साई को दे दिया गया, फिर सेकंड में आ गया 1917 करोड़ इसको दे दिया गया रिलायंस न्यू को। अब थर्ड में आते हैं अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर का। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है कि टोटल 4000 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है, प्लस फुल्ली इंटीग्रेटेड लगाना चाहता है, इसको भी 100 मार्क्स मिल गए। लेकिन इसने जो कोट किया, तो कोट किया इसने किया 3600 करोड़, लेकिन टोटल जो स्कीम की कैपेसिटी, जो स्कीम का जो फाइनेंशियल जो आउटले 4500 करोड़, इसमें इट मीन्स कि अदानी को कितना मिलेगा आपको, सीडी साई 1875 करोड़ प्लस 1917 करोड़, ये टोटल ऐड करने के बाद 4500 करोड़ से माइनस करते हैं तो डेट इज द 663 करोड़। तो अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एलिजिबिलिटी है 663 करोड़ एलिजिबिलिटी है। तो अब अदानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, अगर इसमें एक स्कीम में ये भी है कि 4500 करोड़ से ज़्यादा अगर अमाउंट मिल जाता है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी फिर दोबारा इसको बढ़ा देती है इस फाइनेंशियल आउटले को, तो फिर ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो अदानी या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करता तो जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट है आपका जो एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स लिमिटेड, फिर ये उस पर आ जाएगा। ये अगर उसमें भी जो है इसने टोटल 663 करोड़ ही बचा है, ये भी उतना ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपको उस कंडीशन के हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ऐसे ही, और काफ़ी बेटर रिस्पांस रहा। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत सारी कंपनियों ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। सीडी साई, रिलायंस न्यू, अदानी, एफएस इंडिया, कोल इंडिया, लार्सन टुब्रो, रिन्यू, टाटा पावर, अवादा, मेघा इंजीनियरिंग, प्रीमियर एनर्जी, एक्मे और एमबी, ये 15 कंपनियों ने, और एक कंपनी जिंदल की भी थी उसने भी पार्टिसिपेट किया जो कि लोवेस्ट था, फिर उसने विड्रॉ कर लिया। तो काफ़ी बेटर रिस्पांस था और बहुत सारी कंपनियों ने इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्कीम जो है काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है, ये टेंडर था काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम था। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर आ जाती है, अगर मान लीजिए, तो इन केस में तो काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट आएंगे, मतलब इसमें पॉलीसिलिकॉन भी बनेगा, इनगॉट वेफर भी बनेगा, सेल भी बनेगा और मॉड्यूल भी बनेगा। तो होप दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो था पीएलआई स्कीम जो सोलर पे था, आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।